हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 14 दिसंबर के दिन होने वाला है। सीटेट में हमारा पेपर 2 जो होता है जिसके अंदर आपको साइंस पढ़ना है। आपको पता है हमारा जो पेपर 2 होने वाला है साइंस में, उसमें हमारी 30 मार्क्स की जो वैल्यू रहने वाली है वो साइंस की रहेगी और 30 मार्क्स की जो वैल्यू रहेगी वो मैथमेटिक्स की रहती है। ये आपका साइंस का सिलेबस है जिसमें से हम फूड सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, ये वाला टॉपिक एकदम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेट, ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा मटेरियल एंड मटेरियल ऑफ डेली यूज़ के टॉपिक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम 6th क्लास के 3 चैप्टर एक ही लेक्चर में कवर करेंगे जो हमारे किस टॉपिक के अंदर आते हैं, मटेरियल एंड मटेरियल ऑफ डेली यूज़ के अंदर आते हैं। तो हमारी 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहाँ पर एक चैप्टर दिया हुआ है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो जब हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जब हम चीज़ों को देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। जैसे कि आपको कुर्सी दिखाई देगी, कॉटन दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा, बहुत सारा फर्नीचर दिखाई देगा। फिर जब हम इन चीज़ों को देखते हैं उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप के मटेरियल से बना हुआ है। जैसे कि आप अगर अपने फर्नीचर को देखोगे वो तो लकड़ी का बना होगा या फिर लोहे का बना होगा। उसके अलावा अगर आप आइस को देखते हो तो किसका बना होता है, वाटर का बना होता है। ठीक है, उसके बाद हमें ना अपने मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं वो है अपीयरेंस, दिख कैसे रहा है। तो अगर आपका मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा लस्टर रखता है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, उसके अंदर बहुत चमक आ रही है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, यूजुअली मेटल्स बुलाते हैं। आपका जो गोल्ड होता है वो कितना चमक रहा होता है ना। ठीक है, आपके कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से बिल्कुल शाइन नहीं आ रही होती, उनको हम क्या बुलाते हैं, नॉन लस्ट्रस बुलाते हैं। और इनको हम मोस्टली किस में कैटेगराइज करते हैं, नॉन मेटल्स में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि आपका जो कोयला होता है वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन लस्ट्रस का एग्जाम्पल है। कोई चमक नहीं आ रही होती उसके अंदर और वो एक टाइप का क्या है, नॉन मेटल है। उसके बाद है ना, हम चीज़ों को छू के देख रहे होते हैं, हार्डनेस के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। तो जिनको है ना ऐसे मटेरियल जिनको हम बहुत आसानी से दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, खुरच सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं इजीली, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, सॉफ्ट बुलाते हैं। जैसे कि आप कॉटन है, स्पंज है, उसको कितनी आसानी से आप दबा सकते हो ना। अगर आप कभी भी कॉटन को दबाओगे कितनी आसानी से वो दब जाती है, स्पंज को अगर आप दबाते हो तो कितनी आसानी से वो दब जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो कैसे मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है। उसके बाद आपके कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको आप दबाने की जब कोशिश करोगे, कंप्रेस करने की जब कोशिश करोगे, आपको बहुत डिफिकल्टी फील होगी। ठीक है, जैसे कि आयरन है, जैसे कि लकड़ी है, अगर आप दीवार को दबाने की कोशिश करोगे तो आप नहीं दबा पाओगे ना। ठीक है, तो इनको हम क्या बुलाते हैं, हार्ड बुलाते हैं। उसके बाद होता है सोल्यूबिलिटी। तो आप है ना अपने कुछ सब्सटेंसेस को देखोगे, जैसे ही आप उन्हें पानी में डालते हो वो फटाफट घुल जाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बुलाते हैं, सोल्यूबल सब्सटेंसेस बुलाते हैं। जैसे कि अगर आपने पानी लिया, उसके अंदर आपने चीनी मिलाई, नमक मिलाई, तो वो फटाफट घुल जाएंगे, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, बहुत हाई सॉल्युबिलिटी है। लेकिन अगर आप अपने पानी के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिला रहे हैं जो घुल नहीं रही है, जैसे कि आपने रेत डाला तो वो घुल नहीं रहा है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इनसॉल्युबल बुलाते हैं। ठीक है, आपको पता है हमारा जो पीने वाला पानी होता है, हमारी जो रिवर होती है उसके अंदर जो पानी होता है उसके अंदर है ना ऑक्सीजन गैस डिजोल्व रहती है। और इसलिए हमारे जो पानी में रहने वाले जानवर है वो किसको इस्तेमाल करते हैं, बाहर निकल कर वो हमारी तरह ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए जब डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो हमारे जो प्लांट्स है, एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं वो मरने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कुछ चीजें ऐसे होते हैं जब आप उनको पानी पे डालते हो या तो वो तैर रहे होते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो डूब जाती है। तो जो बहुत भारी होगी वो चीजें डूब जाएगी। अगर आपने ना लोहे का एक पीस डाला तो आप देखोगे एकदम से वो डूब जाएगा, लेकिन अगर आपने पतला सा लकड़ी का कॉर्क वाला पीस डाला तो क्या होगा, वो आराम से तैरेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी में हम क्या देखते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके आर पार आप बहुत आसानी से देख सकते हो। ठीक है, उनको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसपेरेंट बुलाते हैं। आपका जो पानी है, आपका जो ग्लास है, वो कैसे चीजों के एग्जाम्पल है, ट्रांसपेरेंट चीजों के एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है ओपेक, ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू आप बिल्कुल भी देख नहीं सकते हो, उसको हम क्या बुलाते हैं, ओपेक बुलाते हैं। जैसे कि लकड़ी है, क्या आप लकड़ी के आर पार कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसल्यूसेंट। तो ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू आप देख तो सकते हो लेकिन बिल्कुल साफ आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बुलाते हैं। जैसे कि आपका जो स्टेन्ड ग्लास होता है वो किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है।
उसके बाद हमारा 6th क्लास में ही अगला चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आप है ना जब चावल को साफ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर से आप पत्थर निकाल रहे होते हैं, जब आप छाछ निकाल रहे होते हो उसके अंदर से आप क्या करते हो, घी निकाल लेते हो, ठीक है। तो हम चीजों को सेपरेट कर करके इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिन चीजों को हमें सेपरेट करना होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, साइज के हो सकते हैं, ठीक है, और वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, यानी कि वो चीज जो आपको बाहर निकालनी है वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैशियस भी हो सकती है। अब सेपरेशन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहला सिंपल मेथड जो हमारे घर में इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हैंड पिकिंग। तो ऐसी इम्प्योरिटीज जिनको आप आंखों से बहुत आराम से देख सकते हो और हाथों से ही दूर निकाल सकते हो, उसको हम क्या बुलाते हैं, हैंड पिकिंग बुलाते हैं। तो ये ना थोड़े बड़े साइज की इम्प्योरिटी हो सकती है। अगर सोचो ऐसी इम्प्योरिटी को आपको क्लीन करना है जो आपको सही से दिखाई नहीं दे रही, तो आप उसको हाथों से कैसे निकालोगे, ठीक है। तो जैसे कि सोचो आप अपने घर में चावल साफ कर रहे हो, गेहूं साफ कर रहे हो, तो उनके अंदर आपको जो पत्थर दिख रहे हैं, दालों के अंदर जो पत्थर दिख रहे हैं, आपको जो चावल का ऊपर छिलका होता है, हस्क होता है, उसको अगर आपको दूर निकालना है, अगर उसको आपको बाहर निकालना है, तो इन सबको आप क्या कर सकते हो, हाथों से निकाल सकते हो। और इस मेथड को हम क्या बुलाते हैं, हैंड पिकिंग बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अपने ग्रेन्स के अंदर से पत्थर निकालना है तो इसको हम क्या बुलाते हैं, हैंड पिकिंग बुलाते हैं। उसके बाद होता है थ्रेशिंग, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी गांव के बैकग्राउंड से बिलोंग करता है या फिर आपने चावल को, गेहूं को उगते हुए देखा है, तो हम क्या करते हैं, आप है ना स्टॉक्स लेते हो। स्टॉक्स का मतलब होता है जो आपने काटा है, अपना चावल, धान, गेहूं आपने जो भी काटा है उसको लेते हो और उसको है ना एक जगह पे एक हार्ड सरफेस पे पीटने लग जाते हो। जब आप उसको वहां पे मारते हो तो क्या होता है, आपकी जो स्टॉक्स है ग्रेन की वो अलग निकलने लग जाती है और आपका ग्रेन जो है वो दूसरी जगह पे निकलने लग जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, थ्रेशिंग बुलाते हैं। पहले तो ये प्रोसेस है ना लोग हाथों से क्या करते थे, लेकिन आजकल है ना एक मशीन आती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, थ्रेसर बुलाते हैं। तो थ्रेसर क्या करता है, जैसे ही आप उसके अंदर अपने काटे हुए गेहूं को डालोगे ना, तो क्या होगा, आपका जो छिलका है वो दूर निकलेगा, आपका जो ग्रेन है वो अलग निकल जाएगा, दोनों की दोनों चीजें जो है वो आराम से रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। तो आप जब है ना ग्रेन के अंदर से स्टॉक निकालना चाहते हो, उसका जो छिलका है वो निकालना चाहते हो, इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, थ्रेशिंग बुलाते हैं। ये देखिए, अगर आप हाथ से ही निकाल रहे हो इसको हम क्या बुलाएंगे, हैंड पिकिंग बुलाते हैं। अगर बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज जिनको आप हाथों से रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपने ना एक हार्ड सरफेस के ऊपर अपने फसल को पीटना शुरू किया तो आपका जो हस्क है वो दूर गिर रहा है, आपके जो ग्रेन है वो दूर गिर रहे हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। उसके बाद होता है विनोविंग। तो आपको पता है जब आप है ना हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को दूर करना चाहते हो, यानी कि आप है ना हवा की डायरेक्शन का फायदा उठाते हो। आपने देखा होगा गांव में जब है ना गेहूं को साफ किया जाता है तो हम क्या करते हैं, एक छाछ लेते हैं, ठीक है, उसको है ना हम हिलाना शुरू करते हैं और जो विंड की डायरेक्शन होती है, जो हल्की चीज होती है, आपका जो हस्क होता है वो हल्का होता है, वो दूर जाके गिरता है, और जो आपका ग्रेन होता है वो भारी होता है, वो पास में गिरता है। तो इससे क्या होता है, आपके जो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लाइटर हस्क पार्टिकल है वो हवा की वजह से दूर गिरेगा और आपका जो ग्रेन है वो आपके क्लोज में गिरता है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आपने बहुत आराम से होते हुए देखा होगा, ठीक है। उसके बाद होता है सीविंग। सीविंग का मतलब होता है आप छान रहे हो चीजों को। तो अगर आप बहुत ही फाइन पार्टिकल्स को साफ करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब कहीं पर किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो सीमेंट के अंदर से बड़े बड़े कंकड़ पत्थर निकालने के लिए है ना ऐसा एक छलनी होती है बड़ी सी, इसमें है ना वो सीमेंट को डालते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएंगे और जो फाइन पार्टिकल्स है वो नीचे छन जाते हैं। आप जो आपका घर में आटा छानते हो ना उसमें भी आप ऐसे करते हो, जो थोड़े हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो एकदम फाइन पार्टिकल्स है वो नीचे चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, सीविंग बुलाते हैं, जिसमें बिगर इम्प्योरिटीज तो ऊपर रह जाएंगी और जो हमारा साफ वाला पार्ट है वो नीचे चला जाएगा। उसके बाद होता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस। क्या होता है, तो अगर आपको है ना लिक्विड के अंदर से हैवियर कंपोनेंट को सेपरेट करना है, पानी के अंदर जो घुली हुई
गंदगी है उसको अगर आपको सेपरेट करना है तो उस मेथड के लिए, उसके लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको हम सेडिमेंटेशन बुलाते हैं। तो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो आपका हेवियर कंपोनेंट होता है मिक्सचर में वो नीचे बैठ जाता है जब आप उसके अंदर पानी को ऐड कर देते हो, ठीक है। तो जो पानी और उसके अंदर जो गंदगी है उसको जब हम साइड में निकाल लेते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, डीकेंटेशन बुलाते हैं। यहाँ पे है ना, जैसे कि आप देखिए सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, दो चीजें मिक्स थी उसको हमने डिस्टर्ब किए बिना रख दिया, तो ऊपर है ना पानी की एक लेयर बन गई। अब हम क्या कर रहे हैं, पानी जिसमें गंदगी भी प्रेजेंट है उसको हमने दूसरी जगह पे दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीकेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि पानी और ऑयल मिक्स्ड है, ठीक है, तो इसको हम किस मेथड से सेपरेट करते हैं, सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन के मेथड से सेपरेट करते हैं। उसके अलावा जब आपकी चाय पत्तियां है उनको आप किस तरीके से साफ करते हैं, स्ट्रेनर के थ्रू साफ करते हैं। आपके घर में जो छलनी होती है उसके थ्रू आप साफ करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, फिल्ट्रेशन बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एवोपरेशन। का मतलब क्या होता है, तो आपका जो पानी है वो अगर वेपर बन जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, एवोपरेशन बुलाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप अपने कपड़ों को सूखने के लिए डालते हैं थोड़ी देर के बाद वो सूख जाते हैं। जब भी आपके फर्श पे कभी पानी गिर जाता है थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि वो कहाँ गायब हो जाता है, तो एक्चुअली वो प्रोसेस जो हो रहा होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, एवोपरेशन बुलाते हैं। आपके आसपास जो एयर है ना उसके अंदर बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट है, उसके अंदर वो वाटर मॉलिक्यूल चले जाते हैं और आपका जो पानी है वो वहां से गायब हो जाता है। आपका जो नमक बनाने का प्रोसेस है वो यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसमें। तो क्या होता है, हम है ना छोटा छोटा गड्ढा खोदते हैं अपने समुद्र वाले एरिया में, वहां है ना हम नमक का पानी डाल देते हैं। आपको पता है ना समुद्र का जो पानी होता है वो नमकीन पानी ही होता है, तो वहां पे है ना आपने बहुत सारा पानी रख दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो पानी है वो तो उड़ जाएगा लेकिन जो नमक है वो वहीं पर रह जाता है। इसको हम है ना साफ कर लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने घरों में इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नमक बनाने का प्रोसेस है वो कौन सा मेथड उसमें यूज हो रहा होता है, एवोपरेशन मेथड इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद होता है कंडेंसेशन। तो अगर आपकी वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी जब आप है ना एक बॉटल को फ्रिज में से निकाल के बाहर रखते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे उसके ऊपर है ना बहुत सारी ड्रॉपलेट 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 बन जाती है। तो वो किस प्रोसेस की वजह से हो रही होती है, कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से बन रही होती है, क्योंकि आपका जो ग्लास है वो एकदम ठंडा है और जो बाहर की हवा है वो कैसी है, गर्म है, और वो मिलके क्या बना देते हैं, लिक्विड वेपर बना देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। उसके बाद होता है सैचुरेटेड। क्या होता है, तो जैसे कि सोचो एक ग्लास में ना आप नमक डाला, आपने उसे घोल दिया, तो आप देखोगे वो घुल जाएगा। फिर आपने उसमें और नमक डाला, वो भी घुल गया। थोड़ी देर बाद और डाला, अब वो घुलना बंद हो रहा है। धीरे 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 क्या हो रहा है, अब उसमें और नमक नहीं घुल रहा है। तो आपने ऐसा सोचा है क्यों, क्योंकि जो पानी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल को लेने की कैपेसिटी थी वो एकदम खत्म हो गई है, सैचुरेट हो गई है, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद जब आप उसमें ना तो नमक घोल पा रहे हो ना चीनी घोल पा रहे हो, कुछ भी नहीं घोल पा रहे हो, इसका मतलब है आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा बन गया है, सैचुरेट हो गया है। उसके अंदर जितने भी इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट था वो सारा का सारा यूटिलाइज हो गया। इसको हम क्या बुलाते हैं, सैचुरेटेड बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चेंजेस सराउंडिंग्स। ये भी हमारा 6th क्लास के एनसीईआरटी से है। तो उन्होंने बोला कि आपने है ना एक बैलून को लिया और उसमें हवा भर दी। तो आपने देखा इसका जो साइज था पहले अलग दिखाई दे रहा था, अब अलग दिखाई दे रहा होगा। फिर उन्होंने बोला आपके पास है ना एक कागज का टुकड़ा है, उसको आपने है ना कट किया और एरोप्लेन बना लिया, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या किया, आपने आटा लिया और उससे है ना रोटी बना ली। तो फिर से आपने देखा इन सारे मेथड्स में क्या हो रहा है, शेप बदल जा रही है। कागज की शेप प्लेन बन गई है, आपका जो बैलून है उसकी शेप एकदम अलग शेप बन गई है, आपकी जो रोटी है उसकी शेप अलग बन गई है। लेकिन ये जो सारे के सारे चेंजेस है ना, अगर आप बैलून में से हवा निकाल लो आपका बैलून फिर से उसी शेप में चला जाएगा। अगर आपने है ना पेपर को जो फोल्ड किया था उसको अगर आप दोबारा से खोल दो तो क्या होगा, वो फिर से अपनी शेप में चला जाएगा। और आपकी जो आपने जो आपका आटा था उसकी जो रोटी बनाई थी, अगर आप उसको फिर से रोल करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, आटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे चेंजेस कैसे चेंजेस है, रिवर्सिबल चेंजेस है। आप इनको दोबारा से उसी शेप में वापस लेके जा सकते हो जिस शेप में वो पहले थे, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने है ना बैलून के अंदर हवा भरी लेकिन उसमें आपने एक निडल मार दी। क्या आप दोबारा से वो उस पर्टिकुलर शेप में वापस चला गया, नहीं, आप दोबारा से आप उसका बैलून नहीं बना सकते। आपने जो एरोप्लेन की शेप बनाई थी उसे आपने कैंची से कट कर दिया, अब दोबारा से वो पेपर की शेप में नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो किस शेप में रह जाएगा, एरोप्लेन की शेप में रह जाएगा। अगर आपने
आटा लिया और उससे है ना रोटी बना के उसे सेक भी दिया, तवे पे आपने उसे सेक भी दिया, तो आप दोबारा से उसका आटा नहीं बना सकते। ये वो चेंजेस है जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। दोबारा से आप उसका बैलून नहीं बना पाओगे, दोबारा से आप उसका कागज नहीं बना पाओगे, दोबारा से आप उसका गीला आटा नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब आपको पता है जब हम अपने आयरन टूल्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको है ना हीट कर रहे होते हैं। आपकी जो रिंग होती है उसे हीट कर रहे होते हैं और वो क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती है, साइज में ना थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंड करना बोलते हैं। ठीक है, अब आपका जो हैंडल है वो बहुत आराम से फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो रिंग है वो जब ठंडी होगी तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी लोहे की चीजें होती है वो एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये मेथड आपको समझाने की कोशिश किया गया है। फिर आपसे पूछा है कि जो लोहार होता है वो आयरन के टूल्स को कैसे बनाता है, तो वह है ना पहले आयरन को हीट करता रहता है, गर्म करता रहता है, गर्म करता रहता है। जब आप वो आयरन को देखता है एकदम रेड हॉट हो गया, एकदम लाल हो गया है, ठीक है, तो वो है ना सॉफ्ट बन जाता है और वो उसको जिस भी शेप में पीटेगा ना वही शेप उसको मिल जाएगी। ठीक है, अगर वो ट्रायंगल की शेप बनाना चाहता है ट्रायंगल की शेप बना पाएगा, रेक्टेंगल की शेप बनाना चाहता है रेक्टेंगल की शेप बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या हो रखा है, एक्सपेंड हो रखा है, और उसके बाद वो फिर जब ठंडा हो जाएगा तो क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।